फ्रेंड्स, लास्ट संडे ऑनलाइन लेक्चर हो नहीं पाया था किस कारणवश, तो इसके बाद में मैंने सोचा कि उसको रीड करके रिकॉर्डिंग करके बाद में पोस्ट कर दूं, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं द पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ का 9th चैप्टर, वो बहुत लंबा है और अभी भी 2-3 लेक्चर इसमें हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये प्री रिकॉर्डिंग किया है और ये आप सुन सकते हैं। अब पढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात फूड के बारे में बताना चाहता हूँ। हालांकि ये बात कई बार चर्चा हो चुकी है कि तावरिया जी ने शाम को 4 बजे के बाद क्यों खाने के लिए मना किया था। तो ज़रा आज दूसरे ढंग से उसको सोचते हैं। और अब क्या है कि हमारे अंदर जो अलग अलग क्रिया प्रक्रिया काम करती है, जैसे सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, वो अलग अलग काम जो है वो हमारे प्राण के अलग अलग जो प्रकार है वो करते हैं। वैसे प्राण तो एक ही है, पर उसका फंक्शन अलग होने पर उसका नाम बदल जाता है। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं और उसको पचाने का काम जो करता है उसको समान कहा गया है। अब प्राण जो है वो बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है और खाना जो पच गया है उसको पूरे शरीर में वितरण का काम भी वही करता है, इसलिए उसको प्राण कहते हैं। और तीसरा जो है, जो खाने के बाद जो वेस्ट बनता है, कचरा बनता है, उसको शरीर से बाहर फेंकने का काम जो करता है उसको अपान कहते हैं। तो ये 3 है, समान, प्राण और अपान। और ये तीनों के अपने शरीर के अंदर अलग अलग टाइमिंग है काम करने के। तो जब एक काम करता है तब दूसरा पैसिव रहता है, दूसरा काम करता है तो तीसरा पैसिव रहता है। जैसे कि समान का काम है दोपहर को 12 बजे से रात को 8 बजे तक। जैसे हमारे 24 घंटे हैं तो ये तीनों प्राण जो है उसके 8-8 घंटे उसके काम में लेते हैं। तो समान का काम 12 to 8 PM, इसलिए हम दोपहर का खाना खाते हैं तो दोपहर 12 बजे के बाद जो खाते हैं तो उसका 12 से 4 के बीच में खाते हैं तो उसका अच्छी तरह पाचन हो जाता है। इसी तरह प्राण का काम जो है वो रात को 8 से लेके सुबह 4 बजे तक। तो मतलब जो खाया वो जो खुराक पच के ब्लड में जाता है और फिर ब्लड द्वारा वो बॉडी के हर एक टिश्यू, सेल्स वगैरह को मिलता है न्यूट्रिशन। तो इस तरह न्यूट्रिशन जो मिलता है वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम प्राण करता है। और 4 बजे के बाद जो अशुद्धि है, जो खाना पच गया उसके बाद जो कचरा है उसको बाहर फेंकने का काम जो करता है वो अपान करता है, और वो सुबह 4 से लेके दोपहर को 12 बजे तक करता है। तो इसीलिए नॉर्मल कोर्स में जब शुद्धि का काम होता है तो फिर से पेट को भारी नहीं कर देना है, भर नहीं देना है। तो जो लोग ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, हेवी ब्रेकफास्ट करते हैं, वो ये अपान के काम में रुकावट डालते हैं। इसीलिए ब्रेकफास्ट करना है तो थोड़ा लेट करिए, जितना लेट हो सके इतना अच्छा है। और लाइट ब्रेकफास्ट होना चाहिए। लंच जो है वो 12 से लेके 2 बजे तक में आप कर सकते हैं। और जो है वो फिर प्राण आगे 8 बजे के बाद उसका अपना काम करेगा। अब रात को जो लोग लेट खाते हैं तो जो प्राण का काम शुरू हो जाता है वो डिस्टर्ब होता है, इसलिए प्राण काम करे इससे पहले खा लेना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं जैसे कि समान का टाइम 12 बजे से लेके 8 बजे तक है, तो ऐसा नहीं कि अंतिम भोजन आप 8 बजे तक में कर सकते हैं, क्योंकि
इसका एक कारण ये है, जैसे तावरिया जी कहते हैं कि जो हम खाना खाते हैं वो 3-4 घंटे, कम से कम 4 घंटे हमारे पेट के अंदर पड़ा रहता है। मतलब जब तक वो पेट में पड़ा है तब तक ही सामान उसको काम करेगा। ठीक है, तो हमने जो 4 बजे से पहले खाया, तो वो मानो कि लास्ट में आपने 4 बजे तक भी खाया तो वो 8 बजे तक में सामान उसके ऊपर काम कर सकता है। अब जो खुराक आप 4 बजे के बाद में खाएंगे, 5 बजे 6 बजे के, तो फिर 8 बजे के बाद सामान शायद काम करेगा भी, तो भी बहुत मंद रूप में करेगा। तो जो अच्छी तरह डाइजेशन होना चाहिए, उसका जो न्यूट्रिशन हमें कंप्लीट, देखो इसलिए लोग कितनी कंप्लेन करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, विटामिनाइज खाना खाते हैं, फिर भी कंप्लेन करते हैं हमें बहुत वीकनेस होती है, थक जाते हैं, शाम को घर आते हैं तो थके थके होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो खाना हम जो राइट समय पर खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं, और इसका पाचन जो सही ढंग से होना चाहिए, और पाचन होने के बाद इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह होना चाहिए, ये नहीं हो पाता है। मतलब कहीं ना कहीं पर गड़बड़ी है। तो इसीलिए जो एनर्जी हमें लास्ट में मिलनी चाहिए वो एनर्जी हमें मिलती नहीं है, क्योंकि हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो 4 बजे के बाद आप कुछ भी खाओगे तो उसका पाचन सही ढंग से नहीं होगा। लास्ट में आपने 4 बजे भी खा लिया तो 8 बजे तक में कम से कम सामान इसके ऊपर काम करेगा, क्योंकि सामान का पीरियड है 12 to 8, तो वहाँ तक में वो उसको डाइजेशन में मदद करेगा। पर उसके बाद में जो हम खाना खाएंगे तो फिर प्राण का जो है सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए खास ध्यान में रखना जरूरी है, और ये टाइमिंग भी समझ लेना और याद रखना जरूरी है कि सामान का काम है 12 PM to 8 PM, प्राण का काम है 8 PM to 4 AM, और अपान का काम है 4 AM to 12 PM। तो ये तीनों प्राणों को अपने अपने समय में काम करने देने की हमें ये करनी चाहिए। इसी तरह हमारा शेड्यूल होना चाहिए कि ये तीनों अपने अपने काम में समय में काम कर सके। ठीक है, तो मुझे ये एक बात याद आई थी तो मैंने कहा कि पहले ये शेयर कर लेते हैं। अब पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ में चैप्टर 9 पढ़ते हैं, जहाँ से लास्ट टाइम में हमने छोड़ा था। तो लास्ट टाइम हम जो समझने का प्रयत्न कर रहे थे वो ज़्यादातर तावरिया जी ने ड्रिफ्ट के बारे में बताया था कि ड्रिफ्ट किस तरह हो सकती है, और उसके पहले उन्होंने ये जो साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं उसके अंदर क्या होता है। तो दोनों के अंदर एक बात तो यही है कि जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारा ब्रेन के अंदर पिछले हिस्से में जो मेमोरी है, और उसके 2 पूल है 3A और 3B। 3A के अंदर इस जन्म की मेमोरी होती है, और 3B के अंदर अनेक जन्मों की, हजारों जन्मों की, लाखों जन्मों की मेमोरी होती है। अब नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि इनकमिंग इम्पल्स आता है तो वो इम्पल्स के अनुरूप 3A के अंदर से मेमोरी हमेशा आती है, और उसको मिलके फिर विचार बनता है। अब ये जो 3A और 3B है उसके बीच में एक चैनल है जहाँ से इनकमिंग इम्पल्स पसार होके ब्रेन की ओर जा सकता है, और वो चैनल के एक साइड पर, मतलब लेफ्ट साइड के ऊपर 3A है पुल, और बी साइड के ऊपर 3B पुल है, मतलब लेफ्ट साइड के ऊपर इस जन्म की मेमोरी है। तो जो इनकमिंग इम्पल्स आता है उसको तो इस जन्म की मेमोरी की जरूरत है, जैसे सामने देखा है उसी प्रकार की मेमोरी चाहिए। एक गधे को देखा तो गधे की मेमोरी अंदर से बाहर आनी चाहिए, तो वो जो 3A के अंदर मेमोरी पड़ी है वही बाहर आएगी। और उसको बाहर आने के लिए भगवान ने यहाँ वहाँ छोटे छोटे वाल रचे हुए हैं, एकदम स्मॉल, एक होल, छोटे से होल जैसे होते, बारीक होल जैसे होते, वहाँ से मेमोरी हमेशा बाहर निकलती है। और वो अनेक प्रकार के वाल है, अनेक वाल है वहाँ उधर। तो जैसे कि इनकमिंग इम्पल्स आया तो एक मेमोरी पैटर्न एक वाल से बाहर निकल आया, अब दोनों मिलके आगे रजिस्ट्रेशन एरिया में विचार बनने के लिए जाते हैं।
अब क्या होता है ड्रिफ्ट में, क्या होता है कि ये एक पिक्चर ऑफ सीरीज चल रही है, मानो कि एक विषय आपने पसंद किया है या आप कुछ चिंतन कर रहे हैं, तो इसके ऊपर इसी प्रकार के इनकमिंग इम्पल्स आते रहेंगे और इस प्रकार की मेमोरी जो अंदर से आती है उससे लेके आप चिंतन करते हैं। अब क्या होता है कि उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में जो एक कोई इनकमिंग इम्पल्स आया तो दूसरे प्रकार के विषय जो है उसकी मेमोरी अपने आप में ही दूसरे वाल से निकल के वो जो आगे विषय चल रहा था उसके विपरीत विषय को ही लेके एक नई पिक्चर की सीरीज जो है वो चालू हो जाती है, तो विषय बदल जाता है। तो हमारे अंदर जो ड्रिफ्ट होती है या विषय क्यों बदलते हैं, उसका कारण ये है कि एक जो सीरीज चल रही है उसके बाद में अचानक से कुछ और अंदर से निकल आया और उसकी फिर सीरीज उसके पिक्चर्स चालू हो गए इस तरह। और ये ऐसा एक दो नहीं होता है, हमेशा कंटिन्यूसली होता है। उसके थोड़े विचार बने, उसके बाद में फिर से कोई और ब्रेन के अंदर से कोई और नया कोई निकल आया और उसका सब्जेक्ट फिर बन के फिर वो ये हो गया। और खास करके हमारे अंदर जो डे ड्रीमिंग और ब्रूडिंग होते हैं वो इसी प्रकार चलते हैं। उसमें तो बाहर के इनकमिंग इम्पल्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अंदर से जी जो ये मेमोरी से कोई ना कोई पुरानी मेमोरी पैटर्न निकल आती है और विचार बनना चालू हो जाता है। तो इस तरह हमारे अंदर विचार बनते रहते हैं। एक चीज अलग है कि जो हमने बाहर कुछ देखा सुना, मतलब 5 इंद्रियों द्वारा इम्पल्स आया और विचार बना, वो एक अलग चीज है। पर जो डे ड्रीमिंग और ब्रूडिंग के अंदर होता है वो एक अलग चीज होती है। उसके अंदर इनकमिंग इम्पल्स बाहर से आते हैं, उससे मतलब नहीं है। वो अपने आप में ही अंदर से मेमोरी पुल से ही मेमोरी पैटर्न को खींच निकाल के उसके विचार बनाते रहते हैं। तो ये डिफरेंस हमें समझने की खास जरूरत है। अब आगे पढ़ते हैं। लास्ट में हम पेज नंबर 166 के ऊपर थे। इसका लास्ट पैराग्राफ। Only when an individual reaches the biological completeness of diagram 3B is one capable of inner controls consciously. Persons who are successful in materialistic circumstances, example, successful businessmen or professional, whether writers, doctors, lawyers, executives or scientists, have developed the art of objective attention, either by intention or by some practice unknown to themselves. But to say that is dharana is to show utter ignorance of the great and extremely vital step in evolution, when an individual becomes a different species of humanity inwardly and is then in a position to perform the extremely difficult steps, starting with pratyahara and proceeding through dharana and dhyana as described. To say nothing about samadhi, and which can only be taken under care and guidance of a transcendental teacher, Ishvara, and not under dime a dozen so-called teacher of the outer physical world. तो पहले इतना समझ लेते हैं। तो पहली बात ये कहते हैं कि जब तक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है वो उसको डायग्राम 3B जो है वहाँ जहाँ, क्योंकि वो हमेशा थावरिया जी बायोलॉजिकल कंप्लीटनेस की बात हमेशा करते थे, और बायोलॉजिकल कंप्लीटनेस ही ऐसी चीज़ है कि जो अगर दाना ध्यान वगैरह के अंदर ले जाने के लिए ये होती है। तो ये डायग्राम 3 तक जब तक व्यक्ति नहीं, डायग्राम 3B के ऊपर व्यक्ति नहीं पहुंचता है तब तक वो अपने ऊपर कॉन्शियस कंट्रोल जो है वो नहीं लाता है। मतलब एक तो इसके अंदर बायोलॉजिकल कंप्लीटनेस नहीं होती है और उसके अंदर कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता है। वो अपने आप को जब चाहे अपने प्राण को, मन को जिस तरह यूज करना चाहे, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को
वो नहीं कर सकता है। कंट्रोल, कॉन्शियस कंट्रोल का मतलब ये है कि जो अपनी इंद्रिया है, अपना मन है, अपना प्राण है, इसको वो किस प्रकार चाहे वो उपयोग कर सकता है, वो कॉन्शियस कंट्रोल है। और कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि कई लोग मटीरियलिस्टिक जगत के अंदर बहुत सक्सेसफुल होते हैं, जैसे कि कोई बिजनेसमैन होता है, प्रोफेशनल्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, राइटर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स वगैरह होते हैं। तो उसका कारण यही है कि उन्होंने कभी न कभी कोई ऐसी क्रिया से या किसी तरह उनके अंदर एक ऑब्जेक्टिव अटेंशन, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम अटेंशन को कहीं पर पे नहीं करते हैं तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। अभी आप जो मैं बोल रहा हूँ, जब तक आप अटेंशन मेरे बोलने ऊपर नहीं लगाएंगे और मुझे सुनेंगे नहीं, तब तक आप मैं क्या कहना चाहता हूँ वो समझ नहीं पाएंगे। तो हर चीज़ के लिए अटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, जो भगवान ने दिया हुआ है कि अटेंशन। तो एक अटेंशन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव अटेंशन, मतलब कि जो बाहर की चीज़ें है उसके अंदर आप वस्तुलक्षी जो जगत है उसकी चीज़ों के अंदर आप पूरा ध्यान लगाते हैं डीप में, तो वो चीज़ को आप अच्छी तरह कर पाते हैं। तो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लोग के अंदर एक ये खूबी होती है कि वो अपना अटेंशन को अच्छी तरह, जैसे एक डॉक्टर है तो पेशेंट को अच्छी तरह ध्यान से सुनता है, तो उसके दिमाग में भी चीज़ स्पष्ट होती है और वो कुछ डिसीजन ले सकता है। तो जो सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं उसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव अटेंशन किसी न किसी तरह नोइंगली अननोइंगली डेवलप हुआ होता है। पर इसका मतलब ये नहीं, कई लोग गलती से उसको धारणा कहते हैं, क्योंकि हम अटेंशन पे करते हैं तो अटेंशन जो है वो पे करना कई बार उसको धारणा कहा गया है, पर वो गलत है। धारणा जो है वो सब्जेक्टिव के ऊपर होती है। जब भी जो कुछ आप ऑब्जेक्टिवली करते हैं, मतलब माइंड से जो करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो अलग होती है, वो ऑब्जेक्टिव आर्ट या ऑब्जेक्टिव अटेंशन से होती है। धारणा के अंदर जो है वो सब्जेक्टिव अटेंशन को हमें उपयोग करना पड़ता है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है और वो ट्रेनिंग भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो साइंटिफिक योग का पार्ट है। तो इसीलिए उसको धारणा कहना वो एक अपना इग्नोरेंस है, एक अपना अज्ञान है। और धारणा जो है वो इवोल्यूशन की यात्रा के अंदर बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि उससे पहले तो हमें प्रत्याहार को सिद्ध करना पड़ता है। प्रत्याहार अपने आप में बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। प्रत्याहार जब कोई व्यक्ति कर लेता है उसके बाद में धारणा के ऊपर जाता है, तो इवोल्यूशन के अंदर वो लोग बहुत आगे के व्यक्ति या बहुत आगे के एडवांस सोल जिसको कहते हैं, इस तरह के व्यक्ति होते हैं। और एक समझो कि ये ह्यूमैनिटी की एक दूसरी एक अलग प्रकार की एक स्पीसीज ही हो गई। हम जैसे ह्यूमन है और हम जैसे जी रहे हैं, उसके बदले में उसका सब कुछ अलग है, उसका विचारने का ढंग अलग है, उसका जीवन अलग है, उसकी जो भावनाएं हैं वो अलग है, पूरा एंटायरली अंदर का उसका जो जगत है वो एकदम डिफरेंट है। एक नई स्पीसीज बन गए। इस तरह के ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो वो प्रत्याहार से शुरू होते हैं, फिर धारणा ध्यान पर जाते हैं। और समाधि की तो हम बात ही नहीं कर सकते। समाधि तो इतनी दूर की स्थिति है, साधना है या एक योग का पड़ाव है, उसके लिए तो अनेक जन्मों तक साधना करनी पड़ती है। पर इवन प्रत्याहार जो धारणा वगैरह के भी साधना जो है वो हम कोई बाह्य गुरु से सीख के या उसका गाइडेंस लेके नहीं कर सकते। प्रत्याहार से पहले जो है वो गाइडेंस हम बाहर के गुरु से ले सकते हैं। उसके बाद में हमें जो है वो अंदर का ट्रांसेंडेंटल टीचर है, हमारा आत्मा गुरु है, उससे ही ये सारी चीज़ें धारणा ध्यान वगैरह सीखना पड़ती है। न कि यहाँ कहते हैं कि भाई जो एक डजन के भाव में जो गुरु मिलते हैं, इस तरह के गुरु से कभी भी हम ये सारी साधनाएं नहीं सीखते। और देखो आजकल आप देखोगे तो इतनी सारी ध्यान की शिविरें वगैरह चलती रहती है, जैसे कि कोई बाह्य गुरु आके ध्यान वगैरह। जब प्रत्याहार कोई नहीं सिखा सकता, धारणा कोई नहीं सिखा सकता,
तो ध्यान कोई गुरु कैसे सिखा सकता है? वो तो अंदर का गुरु ही, ट्रांसेंडेंटल टीचर ही सिखा सकता है। हाँ, हो सकता है बाहर का गुरु कोई विधि सिखा दे, ध्यान की टेक्निक सिखा दे, वो एक अलग बात है। पर जो एक्चुअल ध्यान है वो कोई बाहर का गुरु कभी भी सिखा नहीं सकता। Be not deceived that as per diagrams 1 or 2, one can ever perform the difficult science of dharana, dhyan and samadhi, or even the first step pratyahara. Let us not mock at what is meant by dharana and dhyana. Let us not translate this word as merely concentration and meditation. More will be explained later in chapter 12 and 13. तो ये तो कभी गलती से ऐसा सोचना नहीं कि जो डायग्राम 1 और 2 वाले हैं वो लोग धारणा ध्यान का अभ्यास कर पाएंगे, क्योंकि डायग्राम 1 मतलब IESM केंद्रों का रेशियो 2482 है, वो व्यक्ति जो सबसे लोअर स्टेज का है, और डायग्राम 2 का मतलब 5:1 वाला रेशियो वो अभी थोड़ा कुछ सीखा है और थोड़ा ऊपर उठने का प्रयत्न कर रहा है। तो ये तो कभी सपने में भी दाना ध्यान के बारे में सोच नहीं सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम ये जो शब्द है धारणा ध्यान वगैरह, उसके साथ में कुछ छेड़छाड़ न करें तो अच्छा है। धारणा को धारणा ही कहना चाहिए, ये संस्कृत वर्ड है। धारणा को कंसंट्रेशन नहीं कहना चाहिए और ध्यान को मेडिटेशन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो संस्कृत वर्ड के अंदर जो एक डेप्थ है, एक ब्यूटी है, वो इंग्लिश वर्ड में नहीं मिलेंगे। संस्कृत वर्ड जो है वो जो कन्वे करना चाहता है धारणा के शब्द में, क्योंकि धारणा क्या है उसकी डेफिनेशन ही महर्षि पतंजलि ने दी है योग सूत्र के अंदर। ध्यान क्या है उसकी डेफिनेशन भी महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के अंदर दी है। उसको हम फिर कंसंट्रेशन और मेडिटेशन कैसे कह सकते हैं? और फिर से वही बात है कि कंसंट्रेशन हमेशा होता है वो ऑब्जेक्टिव अटेंशन से होता है, और धारणा होती है वो सब्जेक्टिव अटेंशन से होती है। तो ये डिफरेंस न लिखने वाले समझते हैं न बोलने वाले समझते हैं, और दोनों को एक ही समझकर सब कुछ लिखते हैं और बोलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ विंडो गेजिंग, फास्ट रीडिंग, सी ए पेज एट ग्लांस, memory training, concentrating the gaze at a point or a spot, looking into one's own eye in the mirror, and so forth are some of the exercises suggested to attain objective attention. But to say they lead to dharana amount to mere gimmicks. तो ये जो है ऑब्जेक्टिव अटेंशन किस तरह प्राप्त किया जाता है, ऑब्जेक्टिव कंसंट्रेशन, उसके लिए अलग अलग टेक्निक बहुत सारी डेवलप हुई है। जैसे कि विंडो गेजिंग होती है, फिर जितनी जल्दी हो सके इतना पेज को रीड करना होता है, फिर कोई एक स्पॉट के ऊपर मन को लगा के गेज करना होता है, या फिर मिरर के सामने खड़े रहो और अपनी आंखों के अंदर देखो और वो हिल ना पाए, इस तरह उसको कंसंट्रेट करो। ऐसे छोटी मोटी अलग अलग टेक्निक या एक्सरसाइजेज दी गई है, उससे आप ऑब्जेक्टिव कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, बाहर का आपकी शक्ति, बाहर का पावर आपका बढ़ा सकते हो। पर इसको ध्यान धारणा कहना वो तो एकदम बिल्कुल गलत होगा, वो एक गिमिक जैसा होगा, एक चालबाजी होगी। इवन शुड वन बी एबल टू रीड ए बुक एट ए ग्लांस विच इज नॉट पॉसिबल ऑब्जेक्टिवली, इवन देन one cannot term it as dharana or dhyana. Ironically, it is possible to read a book, however bulky, without giving a glance through the real practice of dharana and dhyana, but such cheap dramatic are not indulged in by real disciples. अब जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज दी कि भाई एक रीडिंग फास्ट रीडिंग करते हैं, एक पेज जो है वो एकदम जल्दी पढ़ लेते हैं और उसको ऑब्जेक्टिव कंसंट्रेशन कहते हैं। और वो कहते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव
इसलिए वो भी पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा रियल में जब धारणा ध्यान डेवलप होते हैं तो बुक को टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये बात उन्होंने इनर डिसिप्लिन में अलग अलग स्थिति से बताई हुई है। जैसे कि एक पर्वत होता है तो उसके अंदर किस तरह बाहर जो योगी है वो अंदर क्या है वो भी देख सकता है, उसके पीछे के हिस्से में क्या है वो भी देख सकता है वगैरह वगैरह। एक एग्जाम्पल दिया था। तो वही बात है कि जब धारणा ध्यान डेवलप होता है तो योगी को बुक टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो दूर से उसके ऊपर खाली बाहर से ही नज़र डाल के समझ जाता है कि ये किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव सब प्रयत्न होते हैं ऑब्जेक्टिव कंसंट्रेशन के। और धारणा ध्यान ऑब्जेक्टिव कंसंट्रेशन नहीं है। इसमें इस तरह का कोई चीप ड्रामेटिक ये इस तरह की कोई नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हल्के एक प्रकार के नौटंकी करने की उसको कोई ज़रूरत नहीं। उसको तो योगी को जो समझना है वो दूर से भी समझ जाता है। सो वी वुड लाइक टू कीप द वर्ड dharana and dhyan as they are, rather than translate them as concentration and meditation, which they are not. And when you learn the higher practices of scientific yoga, you will then also agree. All the various commentaries written on the Yoga Sutra have not mentioned what we shall explain as dharana and dhyana, because the authors of these commentaries, however intellectual, cannot understand the deeper significance of Yoga Sutra, and that too in the absence of excess of oral instructions by word of mouth of the 5th book of Sage Patanjali. So when we use the word dharana and dhyan, it shall be for a specific purpose and meaning as explained later. तो ये इसीलिए वो कहते हैं कि भाई कृपया इसको कंसंट्रेशन और मेडिटेशन मत कहो, क्योंकि वो कंसंट्रेशन मेडिटेशन नहीं है। और जब आप साइंटिफिक योग की हायर प्रैक्टिस सीखते हैं तब आप समझोगे कि भाई ये सच में क्या है, आप एग्री करोगे। और जो लोगों ने योग सूत्र के ऊपर कमेंट्रीज लिखी है योग सूत्र की, क्योंकि योग सूत्र के ऊपर हजारों कमेंट्रीज अलग अलग भाषाओं के अंदर अवेलेबल है। इंग्लिश के अंदर बहुत सारी अवेलेबल है, कई वेस्टर्नर्स ने भी बहुत सारा योग सूत्रों के ऊपर लिखा हुआ है। पर वो लिखने वाला चाहे कितना भी इंटेलेक्चुअल हो, बुद्धिशाली हो, पर वो कुछ चीज़ों को तो समझ नहीं पाएगा जब तक उसने साइंटिफिक योग का अभ्यास नहीं किया है। और दूसरी बात, इससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि जो गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु शिष्यों को बताते हैं, जिसको तावड़िया जी ओरल इंस्ट्रक्शन कहते हैं, या तो बाय वर्ड ऑफ माउथ, मुंह द्वारा, मतलब कि कुछ लिखा नहीं होता है, मुंह द्वारा ही शिक्षा दी जाती है। और उसको 4th बुक तावड़िया जी की 5th बुक कहते थे, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने जो लिखित दिया हुआ है वो तो 4 बुक ही है, 4 चैप्टर है। जो योग सूत्र में जो सूत्र है 195 सूत्र, वो 4 चैप्टर के अंदर लिखा है। ये 5th चैप्टर जो है वो ओरल है और वो गुरु शिष्य को बताता है, वो लिखा नहीं जाता है। हालांकि वो चीज़ तावड़िया जी ने अब तो ओपन कर दी है और उन्होंने ये उनके योग सूत्र के अंदर 5th चैप्टर भी लिख दिया है। There are advanced practices in yoga wherein a disciple under guidance is made to open the doors or walls of section 3B methodically, learn his past lives through the memory patterns drawn out, and correct or redeem them, and describe this process to his transcendental teacher Ishvara. This form of advanced practice is true redeeming, but even this is objective concentration only and not dharana or dhyana, with the high purpose of redeeming mind and body. अब देखो, हम पहले हमने बात किया ये मेमोरी पुल का, और 3B के अंदर अनेक जन्मों की होती है। अब योगी कभी कभी
वो क्या करता है, क्योंकि उसको भी जो अपने पूर्व जन्म में जो कुछ कर्म किए उसको रिडीम तो करने हैं, और सब रिडीम भुगत के किए नहीं जाते हैं। इसलिए उसके अंदर एक इस तरह की कैपेबिलिटी होती है कि वो 3D के अंदर एंटर हो सकता है। तो वो क्या करता है कि ध्यान में जाता है और ध्यान के अंदर ध्यान के दौरान वो 3D के अंदर जाएगा और अलग अलग प्रकार की मेमोरी पैटर्न को चेक करेगा कि जो कोई उससे भी कोई गलत काम पूर्व जन्मों के अंदर हो गए हैं, तो उसको वो मेमोरी पैटर्न को लेके वो उसको करेक्ट करेगा या उसको रिडीम करने का प्रयत्न करेगा, ताकि दूसरे कोई जन्म के अंदर वही मेमोरी फिर आके उसके जन्म का कारण न बन जाए। तो इस तरह वो इसके अंदर एक इतनी क्षमता होती है, इतना एडवांस होता है कि अपनी मेमोरी को ही वो अंदर जाके रिपेयर कर सकता है और वो जो गलत कर्म हुआ है उसको अंदर जाके वो बैलेंस कर सकता है। और फिर जो उसने किया है वो अपने इनर गुरु है, ट्रांसेंडेंटल टीचर, ईश्वर है अंदर का, उसके सामने रखता है कि मैंने ये इस तरह का रिडेम्पशन किया हुआ है। और वही सच में रियल रिडेम्पशन इसको ही कहते हैं कि इस तरह किया होता है। अब ये कहते हैं कि ये सारी प्रक्रिया है वो तो कितनी एडवांस है, डिफिकल्ट है, फिर भी वो ऑब्जेक्टिव कंसंट्रेशन ही उसको भी कहा जाएगा, उसको भी धारणा नहीं कहते हैं। तो धारणा क्या होगा वो हम समझ नहीं सकते। धारणा कितनी एडवांस होगी कि जो व्यक्ति 3B के अंदर जाके इतना करेक्शन कर सकती है, वो भी अभी खाली ऑब्जेक्टिव कंसंट्रेशन का ही काम कर रही है, तो धारणा की क्या कैसी स्थिति होगी वो हम सोच नहीं सकते हैं। This methodical way of studying, understanding and dissolving the memory patterns is the very purpose of life and birth. तो हम जन्म लेते हैं, उसका पर्पस क्या है? यही है, रिडेम्पशन तो पर्पस है, पर रिडेम्पशन किस तरह की जो हमारी अलग अलग मेमोरी पैटर्न्स है उसको हमें स्टडी करना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और अगर हम इसको डिसॉल्व कर सकते हैं मेथोडिकली तो वो उसको हम डिसॉल्व करना चाहिए। तो वो जो है वो जीवन और मृत्यु का, लाइफ और बर्थ का, जीवन और जन्म का वो एक हेतु है। Merely living without purpose, merely accumulating goods and treasures of the world and becoming successful in objective life is not the purpose. Yet no one is denied this material success. By all means have it, by right and by good means, because your ability to concentrate will make you successful. But at the same time do not lose sight of the real purpose of life and birth, which is to dissolve the memory patterns, to dry up the memory pools. For this always find time from the busiest life, a few minutes daily, for certain practices towards saner, better, higher living. For this is the purpose or what life is for. तो वो कहते हैं कि भाई जो जीवन का पर्पस तो ये रिडेम्पशन है, न कि कोई पर्पस के बिना पैसा इकट्ठे जाना, करते जाना, वस्तुओं को इकट्ठे करते जाना। कई बार तो लोग सोकल ज्ञान को इकट्ठा करते रहते हैं, हर चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं। जो जीवन का उद्देश्य है वो उसके बिना की ये सारी चीज़ है। जीवन का उद्देश्य तो ये है कि मेमोरी पैटर्न को किस तरह रिडीम किया जाए। तो वो करने की बजाय पूरा जीवन जो है इस तरह बाहर के मटेरियल जो सक्सेस है उसके पीछे लोग लगा देते हैं, तो वो जो है वो लोग जिंदगी चूक जाते हैं, मिस हो जाती है, जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया, ऐसा कह सकते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि पैसा कमाना या मटेरियल लाइफ जीना वो कोई गलत चीज़ है। जितनी ज़रूरी है इतनी वो सब कुछ करना चाहिए, और राइट मीन्स से, मतलब गलत रास्ते से पैसा नहीं कमाना है,
गलत रास्ते से और चीज़ें नहीं करनी है। सच्चे रास्ते से पैसा कमाओ, अच्छा जीवन जियो, मौज शौक करो, वो भी ठीक है, पर ये ध्यान में रखते हुए कि भाई मेरा इस जीवन का पर्पस क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए फिर जो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके लिए रोज़ हमें थोड़ा समय तो अपने आप के लिए देना चाहिए, शांति से बैठना चाहिए, जो कुछ कर सकते हैं, हमारा जो स्थिति है, जो लेवल है, जहाँ से हम हैं वहीं से जो कर सकते हैं। और हम बहुत आगे नहीं तो 3 स्टेप रिफाइनिंग, ये सारी क्रिया तो रोज़ नियमित आधा घंटा 1 घंटा के लिए कर सकते हैं, तो वो हमें करना चाहिए। कि जीवन का हेतु भी यही है और इसके द्वारा हम अच्छा जीवन, उच्च जीवन हम बना सकेंगे। The essential gist of the thinking process is explained by Sage Patanjali in a few sutras. अब थिंकिंग प्रोसेस जो है उसका सार क्या है वो महर्षि पतंजलि ने अलग अलग 4 सूत्र है उसके अंदर दिया हुआ है थिंकिंग प्रोसेस के अंदर। और यहाँ का है कि थिंकिंग प्रोसेस में क्या डिफिकल्टी है वो भी उसके अंदर आता है। तो पहला सूत्र एक है जो चैप्टर 1 का 5th चैप्टर है। द माइंड states are 5 and are subject to pleasure and pain. There are painful or not painful. अब ओरिजिनल योग सूत्र के अंदर क्या है वो भी देखते हैं। तो ये पहला चैप्टर का सूत्र है, वृत्तयः पंचतत्तयः क्लिष्टा क्लिष्टा। तो 5 प्रकार की वृत्ति है ना। माइंड स्टेट्स आर 5, माइंड स्टेट मतलब वृत्ति, 5 प्रकार की वृत्ति है जिसको क्लिष्ट और अक्लिष्ट इस तरह का कहा गया है। क्लिष्ट का मतलब है जो प्लेजर एंड पेनफुल है उसको क्लिष्ट कहते हैं, और ये जो पेनफुल भी हो सकती है और न भी पेनफुल हो सकती है उसको अक्लिष्ट कहा गया है। तो इस प्रकार हमारे अंदर अलग अलग वृत्ति है, उसके अंदर ये सारी जो वृत्ति है वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। मतलब ये वृत्ति जो है उसके द्वारा ही हमें सुख दुख मिलता है, या कुछ वृत्ति ऐसी है जैसे न्यूट्रल जैसी कि जिसमें न सुख मिलता है न दुख मिलता है, इसी तरह की भी कुछ ये वृत्ति होती है। उसके बाद में सूत्र उसके पीछे का ही है 6 नंबर का, दिस मॉडिफिकेशंस आर करेक्ट नॉलेज, इनकरेक्ट नॉलेज, फैंसी, पैसिविटी दैट इज स्लीप एंड मेमोरी। तो 5 प्रकार की वृत्ति है, जैसे ऊपर कहा ना कि वृत्ति पंचतया, 5 प्रकार की वृत्ति। तो 5 प्रकार की कौन सी है? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। तो प्रमाण मतलब कि करेक्ट नॉलेज को प्रमाण कहा गया है, इनकरेक्ट नॉलेज को विपर्यय कहा गया है। फिर फैंसी मतलब विकल्प, या जिसको हम कल्पना भी कह सकते हैं, फैंसी मतलब कल्पना या विकल्प। फिर निद्रा मतलब स्लीप या पैसिविटी जिसको कहते हैं, और लास्ट में स्मृति मतलब मेमोरी। तो ये 5 प्रकार की हमारे अंदर वृत्तियां हमेशा निरंतर उत्पन्न होती रहती है। उसके बाद में ये चैप्टर का 31st सूत्र जो है, पेन, डिस्पेयर, मिसप्लेस्ड bodily activity and wrong direction or control of prana or the life current are the results of obstacles in the lower psychic nature. संस्कृत में क्या कहते हैं? दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुव। तो पेन मतलब दुख जो है वो बॉडी ब्रेन सिस्टम में आता रहता है, तो वो एक विक्षेप है। ये अलग अलग ऑब्स्टिकल्स है या विक्षेप है। फिर दौर्मनस्य मतलब निराशा, डिस्पेयर। हमारे अंदर कई बार अघटित घटनाएं बनती है और एकदम घोर निराशा आ जाती है, तो वो दौर्मनस्य होता है, और वो भी एक साधना में बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है।
तो उससे जितना जल्दी हो सके इतना दौड़ मनुष्य से निकल जाना चाहिए। फिर आता है अंगमय जयत्व, मतलब जो बॉडी जो है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, इसकी एक्टिविटी जो है वो मिसप्लेस होती है। मतलब आप देखोगे कई लोगों का बैठे और हाथ हिलता रहता है, कई लोगों का कुर्सी के नीचे पैर हिलता रहता है, कई लोग स्थिरता से बैठ नहीं सकते, थोड़ी थोड़ी देर में बॉडी मूव करते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, कई लोग थोड़ी थोड़ी देर में खड़े हो जाते हैं। तो ये जो है उसको अंगमय जयत्व कहते हैं, मिसप्लेस ऑफ द बॉडी एक्टिविटी, बॉडीली एक्टिविटी। और जो इसके बाद चौथा है वो श्वास प्रश्वास, मतलब कि जो हमारा जो प्राण है वो, या जिसको लाइफ करंट कहते हैं, वो जिस तरह उसको गति करनी चाहिए बॉडी के अंदर, उसके बदले में रॉन्ग डायरेक्शन में वो जाता है, उसको श्वास प्रश्वास कहते हैं। तो हमारा एस्ट्रल बॉडी के अंदर प्राण घूमता रहता है, पर कई बार वो जो है वो किसी कारण, गलत जीवन जीने के कारण, गलत चीज़ों के कारण वो इस तरह का रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर घूमने लगता है, तो वो एक अपने आप में ऑब्स्टिकल बन जाता है। और यहाँ ये शब्द यूज किया है ऑब्स्टिकल्स इन द लोअर साइकिक नेचर। अब लोअर साइकिक नेचर वो खुद आगे बताते हैं, तो हम फिर देखेंगे। अब लास्ट सूत्र जो उन्होंने बताया है वो जो है वो बुक 2 के अंदर है, बुक 2 का तीसरा सूत्र है। These are the difficulty producing hindrances: avidya, ignorance, the sense of personality, desire, hate, and the sense of attachment। तो महर्षि पतंजलि ने दूसरे चैप्टर के अंदर 5 प्रकार के क्लेश बताए हैं, इसको क्लेश कहते हैं, जो जिसको यहाँ थावरिया जी ने डिफिकल्टी प्रोड्यूसिंग हिंड्रेंसेस के नाम दिया हुआ है। तो कौन से 5 क्लेश है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो ये 5 प्रकार के क्लेश है। उसको यहाँ कहा है अविद्या, द सेंस ऑफ पर्सनालिटी। अविद्या मतलब इग्नोरेंस, सेंस ऑफ पर्सनालिटी मतलब अस्मिता, जो हमारे अंदर अहम है, अस्मिता है, वो सेंस ऑफ पर्सनालिटी है। फिर राग जो है वो डिजायर है, हेट जो है वो द्वेष है, और अभिनिवेश है वो सेंस ऑफ अटैचमेंट है। हर चीज़ों के साथ चिपक जाते हैं, इवन जीवन के साथ में भी, कि भाई जीवन खत्म ही नहीं हो, लॉन्गिंग फॉर लाइफ कहते हैं, कि भाई जीवन, कोई आदमी मरना नहीं चाहता। अभिनिवेश मतलब कि वो जीवन किसी न किसी तरह चलता रहे, वो हर व्यक्ति चाहता है। तो वो इस प्रकार ये चौथा सूत्र उन्होंने दिया है। सेज पतंजलि रिपीटेडली विशेष टू कन्वे दैट द एस्पिरेंट इज एज येट ओनली प्रैक्टिसिंग द करेक्टिव exercises to attain the proper inner biological development which is so necessary and which has yet not taken place। तो महर्षि पतंजलि हमें बार बार ये बताना चाहते हैं, और थावरिया जी भी बताते हैं, कि भाई हम जो अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी वो सारी प्रैक्टिस जो है वो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। मतलब कि अभी हमने बायोलॉजिकल डेवलपमेंट किया हुआ नहीं है, और जो प्रैक्टिस करेक्टिव एक्सरसाइजेस करते हैं वो सारी चीज़ें वो हम बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब यहाँ एक बात खास समझने की ये है कि कई बार थावरिया जी करेक्टिव एक्सरसाइज शब्द यूज़ करते हैं, तो गलती से हम जो इनर डिसिप्लिन में करेक्टिव एक्सरसाइज का इतना ही जान मानते। करेक्टिव एक्सरसाइज का मतलब है होल, जो हम सारी क्रियाएं जो करते हैं, चाहे रिफाइनिंग है, 3 स्टेप है, प्रिज्म है, फेज है, जो अंदर करेक्शन कर सकती है, वो सारी की सारी क्रियाएं जो वो सबकी सब करेक्टिव एक्सरसाइजेज है। न कि जो हम इमोशंस के लिए अलग अलग 8 प्रकार की करेक्टिव एक्सरसाइज करते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है, पर वो अकेली बात नहीं है। तो जब कभी थावरिया जी का पढ़ते हो तो एक थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग या सेंस के साथ पढ़ना पड़ता है। अगर हम खाली वर्ड को पकड़ के समझने का प्रयत्न करेंगे तो हम
बहुत लिमिटेड अर्थ कर देंगे। तो यहाँ करेक्टिव का अर्थ, क्योंकि जो बायोलॉजिकल कंप्लीटनेस है वो जो करेक्टिव एक्सरसाइज है उससे तो कभी नहीं हो सकती। ये सारी की सारी चीजें जो हम लंबे समय तक करते रहेंगे, सारी प्रैक्टिसेस, तब जाके ये बायोलॉजिकल डेवलपमेंट या बायोलॉजिकल कंप्लीटनेस होगी। तो ये बात खास समझनी है। अविद्या, तमस, lethargy are not yet rooted out, with the result that time and again various difficulty producing hindrances will arise during the progress of the aspirant. अब ये जो क्लेसेस दिए गए हैं 5 प्रकार के, वो तो एक्चुअली हर जीव के अंदर बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल जिसको कहते हैं, इस तरह। और 5 के 5 हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर वो होते हैं। पर ये जो है अविद्या वगैरह जो है वो एक प्रकार का तमस है, वो हमारे अंदर एक प्रकार की लिथार्जी है जो हमारे अंदर से गई नहीं है। तो हम चाहे अभी थोड़ा एडवांस भी हो गए, मानो कि 2482 से 5221 पर भी पहुंच गए, फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर से अविद्या वगैरह निकल गया है। और ये सारी चीजें, ये तमस, लिथार्जी अभी भी अंदर पड़े हुए हैं और कभी भी वो फिर से बाहर आ सकते हैं और फिर हमें मार्ग से भटका सकते हैं। इसीलिए इसको ये हिंड्रेंसेस कहा गया है, एक विक्षेप है एक प्रकार का, और वो हमें एक अंतराय है, इसको अंतराय कह सकते हैं, और वो हमें मार्ग पर प्रोग्रेस से भटका भी सकता है। As yet the ratio of the 4 vital points in the front brain registration area section 1 is close to 2482, see diagram 1, meaning that undeveloped emotion and sex are predominant and the intensities of these 2 points is very high. Refer to the intensity chart. The aspirant will not be free from lower desire, hate or attachment to persons, things and places which form the lower psychic nature, and then will cry out desperately like Arjuna, "My Lord, tell me what is that drives a man to sin even against his will and as if by compulsion." तो यहाँ जो बात है ये कि भाई ये डायग्राम 1 वाला व्यक्ति है, 2482 वाला रेशियो वाला व्यक्ति, जिसके अंदर अभी इमोशन और सेक्स जो है उसका प्राधान्य प्रीडोमिनेंट है, उसका प्राधान्य सबसे ज़्यादा है। और वो जो है वो व्यक्ति लोअर डिजायर से हेट है और अटैचमेंट है, अटैचमेंट अलग अलग प्रकार का है, ये सारी चीज़ों से वो मुक्त नहीं हुआ है। और इसको ही लोअर साइकिक नेचर कहते हैं। मतलब लोअर साइकिक नेचर के अंदर लोअर डिजायर्स होते हैं, हेट होता है, और अलग अलग प्रकार के अटैचमेंट जो होते हैं, आसक्ति जिसको कहते हैं, वो सारी आसक्ति वगैरह लोअर साइकिक नेचर का ये है। हालांकि आगे भी लोअर साइकिक नेचर के बारे में वो बताएंगे, पर यहाँ अपना लोअर साइकिक नेचर के बारे में बताया है। और इन सारी चीज़ें होती है तब वो व्यक्ति निराश होकर अर्जुन की तरह भगवान को पूछता है, "माय लॉर्ड, टेल मी व्हाट इज दैट, व्हाट इज इट दैट ड्राइव्स अ मैन टू सिन इवन अगेंस्ट हिज विल एंड एज इफ बाय कंपल्सन." तो इसका कारण क्या है कि व्यक्ति नहीं चाहता है फिर भी वो गलत चीजें कर लेता है, जिसको यहाँ पाप शब्द यूज किया है कि भाई पाप कर लेता है या गलत चीजें कर लेता है, उसकी इच्छा नहीं होती है, पर जैसे उसको कोई खींच के ले जाता है और इस तरह वो चीज कर लेता है। तो उसका कारण क्या है? दिस सिंपल थॉट इज एक्सप्रेस आफ्टर एजेस, आफ्टर centuries upon centuries in our days also. I want to know why apparently intelligent individuals so often behave in certain ways against their own inclinations and wishes. इवान पावलो। तो इवान पावलो
बहुत बड़ा ये था, कोई राइटर था, और वो लिखता है अर्जुन तो 5000 साल पहले शायद हो गया होगा, पर ये आज का डेट का है, और वो भी यही बात करता है कि जो अपेरेंटली इंटेलिजेंट लोग हैं, जो बुद्धिशाली लोग हैं, वो भी क्यों ऐसा बिहेवियर करते हैं कि जैसे कि उसकी अपनी इच्छा के विरुद्ध, उसकी अभिरुचि के विरुद्ध वो क्यों कुछ इस प्रकार का बिहेवियर करता है। Another modern mind expressed the same ancient thought. Why are such multitude of men and women so ready to sacrifice themselves for a cause so utterly hopeless and in ways so painful and so profoundly humiliating? ये जो है वो आल्डस हक्सले, जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और जे कृष्णमूर्ति का खास फ्रेंड था, उसका ये सेंटेंस है। वो भी यही कहता है कि मेरी समझ में ये नहीं आता है कि बहुत बड़े मनुष्यों का, स्त्री पुरुषों का समूह जो है वो अपने आप का क्यों इस तरह बेकार कारणों के लिए अपने आप का बलिदान देते हैं और अपने लिए दुख और एक मानहानि जो है वो उसको स्वीकारते हैं, उसको बुलाते हैं। तो ये इस तरह का आल्डस हक्सले भी यही एक अलग ढंग से यही बात करते हैं। और लास्ट में खलील जिब्रान कहते हैं, देयर इज नो स्ट्रगल ऑफ सोल एंड बॉडी सेव इन द माइंड्स ऑफ दोज हुज सोल्स आर अस्लीप एंड हुज बॉडीज आर आउट ऑफ ट्यून। तो जिसका आत्मा सोया हुआ है और बॉडी जो है वो ट्यून में नहीं है, मतलब बॉडी भी बेकार हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है वो आत्मा को और बॉडी को जगाने के लिए किसी प्रकार का भी वो लोग स्ट्रगल नहीं करते हैं। तो वो मतलब आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो लोग स्ट्रगल नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति का आत्मा सोया हुआ है और बॉडी भी जो है वो आउट ऑफ ट्यून है। Between Arjuna and Ivan Pavlov is an age, but the cry is the same. Even the words used and sense conveyed are so nearly similar. Why? Because we human beings have never cared to pause and consider that unless thinking is treated as a science, a faculty to be developed and is taught as such in schools and colleges, we shall continue to live by our haphazard ways of thinking and shall never develop and be biologically complete with it. The brain has to be consciously developed. अब अर्जुन और ये सब जो मॉडर्न ये है, उनके बीच में तो हजारों साल की फासला हो गया है, फिर भी सबकी बातों का जो सेंस है, बातों का अर्थ है, वो एक ही है। और कहते हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने हमारे जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसको इस तरह ट्रेन नहीं किया है, या जिसको बचपन से जिसको हमें ट्रेन करना चाहिए, या स्कूल कॉलेज के अंदर ये सिखाना चाहिए कि भाई हमारा ब्रेन किस तरह काम करे, थिंकिंग हमारा किस तरह होना चाहिए। हमारे थिंकिंग अंदर कोई भी गलत चीज़ जो है वो कभी भी अंदर नहीं आनी चाहिए, एकदम वो शुद्ध रूप में, या जो नेचर जो चाहती है वही हमारा ब्रेन रिफ्लेक्ट करे। इस तरह का ब्रेन जब हम अच्छी साधना करते हैं तो ब्रेन डेवलप होता है और नेचर की इच्छा को वो रिफ्लेक्ट होती है और वो उसको करने का प्रयत्न करता है। पर जब इस तरह का नहीं होता है तो फिर हमारे अंदर की जो गलत चीज़ें हैं वो बाहर आती है और जो है वो फिर हैफेजार्ड वे के अंदर सब कुछ होता है, अव्यवस्थित रूप में, और हमारा थिंकिंग भी जो है वो हैफेजार्ड वे में ही होता है। तो ज़रूरत ये है कि बच्चों के अंदर ये चीज़ें बचपन से ही सिखाया जाए कि भाई किस तरह थिंकिंग। अब माँ बाप को ही समझ नहीं है कि थिंकिंग किस तरह होना चाहिए, या थिंकिंग डेवलप थिंकिंग किसको कहते हैं, तो वो बच्चों को किस तरह कहते हैं। आजकल के माँ बाप को देखोगे तो घंटों तक सोशल मीडिया के ऊपर लगे हुए होते हैं, वो लोग अपने बच्चों को किस तरह ट्रेन कर पाओगे।
और जो वो करते हैं वो बच्चे तो देखते ही है, तो वो भी देखेंगे कि भाई माँ बाप सोशल मीडिया पर घंटों बिता रहा है, क्या क्या चैटिंग करते हैं, तो फिर वो भी उसी प्रकार का सीखते हैं। इसीलिए अगर फैमिली के अंदर हमें डेवलपमेंट करना है तो पहले हमारा आचरण, एटीट्यूड जो है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और तब फिर जाके ये बायोलॉजिकल कंप्लीटनेस वगैरह की बात आएगी। अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। द लोअर साइकिक नेचर, क्योंकि इसके अंदर साइकिक नेचर की बात आती है इसलिए ये पढ़ते हैं। द लोअर साइकिक नेचर इज नॉट द सेम एज लोअर साइकिक पावर्स। लोअर साइकिक नेचर इज ए साइन ऑफ लोअर इमोशनल नेचर, ओनली केप्ट इन प्लेस अंडर दिस subjugation is harmful. So deliberate and conscious efforts are needed as remedy. Otherwise, even after 5,000 or more than 5,000 more years, we shall cry our hearts out like Arjuna. To this, the world has paid no attention, and as long as proper methods are not introduced to re-educate the thinking instrument, even after centuries, we shall remain brute animals, however much technical progress we make. For technical progress cannot make us human being. तो पहली बात ये कहते हैं कि जो लोअर साइकिक नेचर है वो लोअर साइकिक पावर्स नहीं। लोअर साइकिक पावर्स अलग चीज़ है। व्यक्ति के अंदर कई लोग बहुत जुनूनी होते हैं, खूंखार होते हैं, उसके अंदर लोअर साइकिक पावर्स होता है। और लोअर साइकिक नेचर के अंदर क्या है कि वो लोअर इमोशनल नेचर उसका होता है। उसके अंदर जो है वो, जिसको हम कहते हैं ना, एक डिफरेंस क्या करना है कि एक है फीलिंग्स और एक है इमोशंस, या एक है लव और एक है फीलिंग्स। तो फीलिंग्स जो है वो बहुत निम्न चीज़ है। जो लोग छोटी छोटी बातों में रोते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में जब उसकी इच्छाएं संतोषित नहीं होती है तो वो लोग झगड़ते हैं, रूठ जाते हैं। कई सारे लोग, और फैमिली में हम देखते हैं कि इस तरह का ही होता है। इच्छा डिमांड होती है कि भाई ये लाओ वो लाओ, और नहीं करते हैं तो फिर वो लोग रूठ जाते हैं, रोने लगते हैं वगैरह वगैरह। चाहे उम्र 50 साल की हो, 40 साल की हो, कोई भी उम्र हो, पर बिहेवियर इस तरह बच्चों जैसा होता है, क्योंकि ये जो है वो फीलिंग है, उसको फीलिंग कहते हैं। गुजराती के अंदर अच्छा शब्द है इसके लिए लागणी, जो हिंदी के अंदर नहीं है, खाली भाव है, पर भाव को हम इमोशन भी कह सकते हैं। तो फीलिंग से ऊपर इमोशंस है, और इमोशंस से ऊपर जो है वो प्रेम है। तो अगर प्रेम तक व्यक्ति पहुंचती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर इमोशंस भी अगर उसके बैलेंस के अंदर होते हैं तो अच्छी बात है। पर जब इमोशंस लोअर हो जाते हैं और वो फीलिंग जैसे हो जाते हैं तो उसको साइकिक नेचर कहा जाता है। और उसके वो जो है वो फियर और सोसाइटी के लॉ से ही चलते हैं। जैसे सरकार का कायदा कानून होते हैं या डर होता है, जैसे हमारे समाज के अंदर कैसा है कि या तो डर बताओ और सबको कंट्रोल में रखो, या फिर सामाजिक कायदे का एक डर बताओ और सबको काबू में रखो। ये जो है वो चीज जो है उसको साइकिक लोअर नेचर कहते हैं। और ये हम खास करके रिवॉल्यूशंस और वॉर्स होते हैं तब ये खास देखा जाता है कि उसके अंदर व्यक्ति भय से जीती है, दूसरे प्रकार के जो सोशल एक कंट्रोल होता है इससे जीती है। तो ये खास हम देखते हैं। पर इस प्रकार का जो दमन होता है वो नुकसानकारक होता है। अगर हम डर से जीते हैं, दमन करके जीते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो नुकसानकारक है। और हमें तो जो है वो उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट करने चाहिए, डेलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट करने चाहिए कि जिसके द्वारा हम इससे मुक्त हो सके। नहीं तो फिर 5000 साल के बाद में भी हम ऐसे ही रहेंगे और अर्जुन की तरह 5000 साल के बाद में भी हम रोते रहेंगे। और समाज ने कभी भी, दुनिया ने कभी भी इसके ऊपर भार ही नहीं दिया है कि इसको किस तरह प्रॉपर मेथड से
इसको डेवलप किया जाए, या फिर जो है हमारे थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को किस तरह री एजुकेट किया जाए, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें सिखाया ही नहीं जाता है। और हजारों सालों से जो है वो हम इसी तरह, जैसे पहले हजारों साल पहले जैसा व्यक्ति ब्रूट एनिमल जैसा था, मतलब क्रूर प्राणी जैसा था, आज भी वही संस्कार उसके अंदर पड़ा है और वही अभी भी वो क्रूर एनिमल जैसा ही है। बाहर से सो कॉल सिविलाइज दिखता है, अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छा खाना खाता है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो अंदर से शुद्ध हो गया है। उसके अंदर अभी भी वो सब सारे के सारे प्राणीजन्य संस्कार पड़े हैं और वो मौका मिलते ही बाहर आते हैं और हमारी असलियत क्या है वो बता देते हैं। तो टेक्निकल प्रोग्रेस हम कितना भी कर ले, पर वो चीज़ जो हमारे अंदर ये संस्कार, गलत संस्कार पड़े हैं, वो वैसे रहेंगे, क्योंकि कोई भी टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो ह्यूमन बीइंग को नहीं बना सकता। ह्यूमन बीइंग के लिए मतलब एक अच्छा साफ सुथरा व्यक्तित्व है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए उसको वर्च्यूज डेवलप करने पड़ते हैं, कुछ उसके अंदर एक अच्छाई के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, तब जाके एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो यहाँ रुकते हैं। आप ये सारी चीज़ों के ऊपर गौर करना, समझने का प्रयत्न करना। पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं और फिर आगे कुछ समझने का प्रयत्न करते हैं। चलिए, थैंक यू।